जी, now you can on your recording. तो उसके बाद यहाँ पे जो जर्नी स्टार्ट होता है वो डिफरेंट फेज में वो चला जाता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर. Especially a conflict started with the you can say local people at the East India Company, and with the passage of time East India Company captured the whole India. ठीक है. After basically two important event, एक तो जो बहुत important event था जहाँ इंडिया का physically decline होना शुरू हुआ वो था Battle of Plassey. In the Battle of Plassey, the East India Company जो है defeated the Sirajuddaulah, और after that 1799 के अंदर ठीक है डिफीटेड द टीपू सुल्तान. और उसके बाद अंग्रेज जनरल ने कहा था नाउ इंडिया इज आवर. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 1803 के अंदर वो दे केम इन द दिल्ली. ठीक है. और दे मेड द यू कैन से द मुगल एम्पर एज अ पपेट, जिसे कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता. और फिर उसके 50 सालों के बाद ये 1857 के अंदर स्पेशली they dominated over the you can say throne of the India, and they captured the throne of the India. तख्त को कब्जे में ले लिया गया स्पेशली. एंड देन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की, उसने डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट करके यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट को लॉन्च कर दिया गया. उसके बाद डेफिनेटली एक नया जर्नी स्टार्ट होता है. तो आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी बेसिकली होती क्या है एंड व्हाई डू वी नीड द आइडियोलॉजी. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग, हाउ आइडियोलॉजी emerge in the world and especially in the context of the subcontinent. तो what is the importance of the ideology and what is Pakistan ideology, जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा कंट्री बेस कर रहा है. ठीक है. and which kind of people and the who's contributed in the development and creation of the two nation theory and the ideology of Pakistan, and what are the aims and the objective of the establishment of Pakistan. These are the outline of the today lecture. First of all, let me know first what come in your mind, what you think about what is ideology. Basically we use this word on the daily basis simply. जैसे हम नजरिया कह देते हैं, मैं तुम्हारे नजरिए से इत्तेफाक नहीं करता, मैं आपके नजरिए से इत्तेफाक नहीं करता. ठीक है. तो ये क्या कहेंगे, नजरिया होता क्या है आइडियोलॉजी? क्या आपके जहनों में आता है कि ये क्या चीज होती है आइडियोलॉजी? डेली बेसिस पे यूज होता है ना, ये उसका नजरिया है, ये मेरा नजरिया है, ये फलाने का नजरिया है, ये टमकाने का नजरिया है. सर नाम से तो ऐसा लगता है जो किसी की नजर में ठीक हो, मतलब जो किसी के माइंड में ये तरीका बेस्ट हो तो वो नजरिया कहलाता है उसके लिहाज. पर्सपेक्टिव जिसे आप सिंपली कहना चाह रहे हो हैं, ये उसका माइंडसेट है. इंसान की सोच और उसके फिक्र को नजरिया कहते हैं सर. इस मसले के हल के लिए, क्या करना, मसले के हल के लिए वो जो सोच और फिक्र इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं नजरिया. ये कंपैरेटिवली जो है ना, इट इज बेटर डेफिनेशन. चलें, लेट मी डिफाइन के व्हाट इज द आइडियोलॉजी. बेसिकली जो है द वर्ड आइडियोलॉजी इज द कंपोज्ड ऑफ, इज कंसिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड. जिस तरह हमारा जितना भी नॉलेज ऑफ डिस्कोर्स है उसके अंदर हम जो कोई भी चीज की डेफिनेशन में अगर जाते हैं डिटेल में, तो हम उसके रूट्स जो है ना वो सर्च करने की कोशिश करते हैं. तो आइडियोलॉजी का जो रूट है वो हमें मिलता है इन द ग्रीक वर्ड आइडिया एंड लोगोस. इट मीन के the science or study of the ideas. So overall it define that term define that it is a study of ideas overall. And definitely this your term has ideology is a very complex and a controversial term in the realm, in the domain of social sciences. क्योंकि इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन, क्योंकि बड़ा बड़ा चीजें इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं, मगर फिर भी जो है एक कॉन्फ्लिक्चुअल सी डेफिनेशन इसके ऊपर आती रही है. अब ये देखना है कि why people use this word, ठीक है, for achieving the goal and objective. कहा जाता है, इट इज तारीख के अंदर ये लिखा गया है, इट इज रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के फर्स्ट टाइम दिस टर्म जो है frequently used during the French Revolution. Different philosopher of the France used this term, but ट्रेसी एक philosopher था उसका उनका जिसने इस टर्म को आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज किया ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज टुक प्लेस इन द फ्रांस, द कंट्री ऑफ फ्रांस, ड्यूरिंग द
1 से 17 जो है 79 के दरमियान फ्रेंच रेवोल्यूशन वहां पे आता है। और ये क्यों आता है? देयर आर मेनी रीजंस एंड द फैक्टर एंड द डायनामिक्स बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये वहां के जो लोग थे उन्होंने ये रेवोल्यूशन, ये इनकलाब वहां पे क्यों लाना चाहा और उसके मकासद क्या थे? अगर हम यूरोपियन हिस्ट्री को देखें, यूरोपियन हिस्ट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स आल्सो, क्योंकि यूरोप इज डिवाइडेड इनटू द वेरी पीस ऑफ लैंड, वेरियस पीस ऑफ लैंड एंड स्मॉल एंटिटीज। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज देखेंगे, बड़े निके निके छोटे छोटे से कंट्री आपको वहां पे नजर आती हैं, और उनके रेशियल डिफरेंसेस, एथनिक डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। ऑन द अदर हैंड, नो डाउट के दे बिलोंग फ्रॉम द सेम रिलीजन, क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, फिर भी उनके डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा हैं और हजारों साल तक ये लड़ रहे हैं आपस से। अभी जाके आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड जितनी है, ये यूरोप के अंदर ही हुई थी, और इन्होंने एक दूसरे का जो है गिरबान पकड़ा और कश्तो खून किया, ब्लड शेड की इन्होंने एक इंतहा कर दी है। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड दे रियलाइज दैट कि वी शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें इकट्ठा होना चाहिए। तो 1000 साल लड़ने के बाद इनको ये सोच आई है कि लड़ना नहीं चाहिए। देन दे शिफ्टेड द बैटलफील्ड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वो खुद नहीं लड़ते यूरोप के अंदर, बाकी दुनिया में लड़ाई जो है ना वो चलती है, और वो उसका जो है ना वो डेफिनेटली उनके अपने इंटरेस्ट हैं उसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे। The people of the France were very frustrated and disappointed from their ruling elite, कि उनका एक आर्गुमेंट था बड़े सालों से, बिफोर 1770 से पहले से जो है ना, बड़ी सारी उनके अंदर जो है ना डिसअपॉइंटमेंट आ रही थी, बड़े सारे उनके जज्बात सर उनकी। जी सर एक क्वेश्चन था सर, जो यूरोप में मेन लड़ाई हुई है ना, मतलब वो फ्रांस और इंग्लैंड की है, तो मतलब सर उनका बेसिक पहले मतलब शुरुआत कैसे हुई थी उनकी मतलब लड़ाई की? यूरोप और इंग्लैंड की जो लड़ाई है, ये नेपोलियन की शायद जंगों की आप बात कर रहे हैं, ठीक है? तो नो सर, ये इंग्लैंड और फ्रांस में ना मतलब 100 ईयर वार हुई है, और भी बहुत बड़े 100 ईयर वॉर हुई है, बड़े मतलब 30 ईयर लड़ाई वॉर हुई। हुई है। हाँ, 30 ईयर वॉर इनके दरमियान चलती रही है। तो इनके बड़े सारे जो है, ये कोई एक इशू नहीं था, बट दीज वॉर्स बेसिकली वर सेटल्ड, ठीक है? कोई 30 सालों के बाद जो है कुछ सेटल हुई जाए, कोई 100 ईयर कोई चलती रही, और उससे पहले भी इनमें वॉर्स होती रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये पूरी की पूरी जो इनकी हिस्ट्री है वो बेस्ड ऑन द कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ वॉर्स, जिस तरह आपस में रीजन के लोग लड़ते रहते थे। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। तो वहां पे लोग डिसअपॉइंट थे कि हमारी जो रूलिंग एलीट है, दे आर नॉट केयरिंग ऑफ द सिटीजन ऑफ द फ्रांस, ठीक है? दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर द पीपल ऑफ फ्रांस। Overall, they are collecting tax and the revenue from the people of the citizen of the France. On the other hand, they are spending the luxurious life and the very good life, excellent life, ठीक है? तो जो वहाँ के जो क्वीन थे, मोनार्क थे, वो सारे के सारे अच्छी जिंदगियां गुजार रहे थे, अच्छी गज़ाएं खाते थे, they were eating a very good food. तो on the other hand, people were in the deprivation, in the poverty, ठीक है? And इन क्राइसिस एंड द मिजरीज आल्सो, डेफिनेटली इंसानों को बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं जब उनके हुक्मरान के ऊपर जो है फोकस नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, उनके मसाइल जो है वो हल नहीं करते। इस किस्म की जो अपॉइंटमेंट्स थी वो फ्रांस के लोगों में भी आनी शुरू हुई। तो डेफिनेटली जो मोनार्की थी, जो बादशाह थी, वहां पे बहुत ज्यादा मजबूत थी और कई सौ सालों से चल रही थी। और तारीख में ये भी लिखा गया है कि एक दफा फ्रांस में बड़े सारे, पेरिस के अंदर बड़े सारे, एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा होता है, एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट एंड द एजिटेशन इन द फ्रंट ऑफ द किंग होम या किंग हाउस, ठीक है? कैसल के सामने, महल के सामने जाते हैं, वहां पे एजिटेट करते हैं। तो जो क्वीन ऑफ फ्रांस थी, तो वो कहती है अपने मिनिस्टर को, आई एम, ठीक है, डिस्टर्बिंग ड्यू टू दिस नॉइज, सम स्टूपिड एंड सम जो है ना सिली पीपल आर मेकिंग नॉइज इन फ्रंट ऑफ माय होम। तो इन्हें भगाओ यहाँ से, व्हाट दे वांट, और ये चाहते क्या हैं, ये यहाँ पे क्यों आए हैं? तो ही रिप्लाइड के, मदाम, दे वांटेड ब्रेड, ठीक है? तो वो बड़ी हैरान होती है, वो कहती है कि अगर इनके पास रोटी नहीं है खाने को, तो ये केक खा लें जाके, मार्केट जाओ और केक खा लें, अगर रोटी नहीं खा सकते तो। इससे अंदाजा होता है कि वहां के जो हुक्मरान थे, उनको उनकी मिजरीज का, उनकी तकलीफों का अंदाजा ही नहीं था कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे आर स्पेंडिंग, व्हाट काइंड ऑफ मिजरीज दे आर सफरिंग थ्रू। तो ये, जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये इस किस्म के हालात हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बने हुए हैं।
और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की एग्जांपल लेते हैं तो ये सारी सूरत हाल यहाँ पे भी देखने में आती है। बट फिर देन पीपल रियलाइज दैट कि वी शुड स्टार्ट सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, और फिर 71 के बाद वहां पे एक एजुकेशन होना स्टार्ट हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो कॉन्शियसनेस वहां पे डेवलप हुई, तो वो कैसे डेवलप हुई, तो उस टाइम में बड़े सारे जो राइटर्स थे, बड़े सारे जो फिलोसफर्स थे, वो लिख रहे थे कि ये जो हमें एक आइडियोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, और इस वर्ड को यूज कर रहे थे। तो डेफिनेटली दे डेवलप आइडियोलॉजी, कम्प्रीहेंसिव आइडियोलॉजी, उन्होंने एक प्लान मुरतब किया। फिर वो जो पब्लिश होता था, जो उस टाइम की अखबारें थी, जब मीन ऑफ कम्युनिकेशन था, उसके थ्रू लोगों तक जाता था, लोग उन आइडियाज को पढ़ते थे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड द पेरिस, ठीक है, द कैपिटल ऑफ द फ्रांस, वो उसकी तरफ जाना शुरू हुए। और एट द एंड 1776 के अंदर जो है, या 79 के अंदर रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द फ्रांस। तो वहां के लोगों ने वहां की जो गवर्नमेंट थी बादशाह के हाथ से छीन ली, एंड देन अ न्यू जर्नी स्टार्टेड इन द फ्रांस इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और एक डेमोक्रेटिक फ्रांस सामने आता है। तो फिर उसके अंदर एक डेफिनेटली कुछ इलेक्शंस लोगों ने खुद ही इलेक्ट करना शुरू किया अपने आप को, फिर अपने मसाले को खुद ही जो है सॉल्व करना शुरू किया। बट ऑन द लेटर स्टेजेस जो है नेपोलियन ने फिर कब्जा कर लिया आके, इन द फॉर्म ऑफ जो है किंग नेपोलियन वाज अ मिलिट्री जनरल। तो बट फिर एक पूरा एक जर्नी है फ्रांस का रेवोल्यूशन के बाद। देन दिस रेवोल्यूशन जो है यू कैन से स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप स्पेशली, और फिर जितने भी नेबरिंग कंट्रीज थे वहां के लोगों ने भी एजुकेट करना शुरू किया। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन बिकम अ मॉडल इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड। कहा जाता है कि ये एक बहुत बड़ा इंकलाब था दुनिया के अंदर, जिसने बाकी पूरी दुनिया को मुतासर किया, और स्पेशली यूरोप को बहुत ज्यादा उसने मुतासर किया, क्योंकि यूरोप के अंदर जितनी मोनार्कीज थी उनको अपना खतरा पड़ गया कि अब हम जो है ना, वी आर गोइंग टू इन द डिक्लाइन। ये डेफिनेटली फिर पीपल स्टार्टेड एजिटेशन एंड रेजिस्टेंस इन द फ्रंट ऑफ द किंग्स एंड द मोनार्क। फिर पूरे यूरोप के अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता बादशाहतें खत्म होनी शुरू हो गई थी। तो ये वर्ड जो है ये ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन काफी यूज होता रहा है। तो यहाँ पे ये जो आइडियोलॉजी है, एक यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन हम कहेंगे, तो इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ठीक है, which provide the some sort of objective and you can say some sort of goal to, you can say, transform the vision and to transform the future of the nation। किसी भी जो है कौम उसको उसका फ्यूचर को तब्दील करने के लिए, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कोई सेट ऑफ एम्स या ऑब्जेक्टिव्स जो दिए जाते हैं, उसे हम आइडियोलॉजी कहते हैं। आइडियोलॉजी इज सिंपली हम कह सकते हैं इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट ऑन द अदर हैंड एवरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट इज नॉट एन आइडियोलॉजी। समझ आ गई बात कि ये जो आइडियोलॉजी है इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट every political statement is not an ideology, because on the daily basis we hear lot of news, we listen lot of news from the political leaders, from the anchors, from the analysts, from the political parties. They are making some statements, political statements, ठीक है, तो but these statements are not a ideology, because ideology have a some comprehensive elements। वो elements क्या हैं, कोई objective होंगे, कोई set of ideas होंगे, ठीक है, कोई गोल होगा, और वो सेट ऑफ आइडियाज जो है जब तक ट्रांसलेट ना हो एक्शन के टू ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर ऑफ द नेशन या कम्युनिटी, देयर इट कैन नॉट बी आइडियोलॉजी। वरना तो हम डेली बेसिस पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट सुनते रहते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। सो सो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वो यही है इसका, ये एक सेट ऑफ आइडियाज होते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? सर जी, जो पार्टीज इलेक्शन लड़ती है तो इलेक्शन से पहले वो एक मैनिफेस्टो लोगों के सामने पेश करती है, तो सर उस डेफिनेटली वो जो मैनिफेस्टो दे प्रेजेंटेड है, मैनिफेस्टो, ठीक है, जिसे हम मंशूर कहते हैं, दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। वो जो स्टेटमेंट्स होती है ना वो आइडियोलॉजी होती है, क्योंकि उसके अंदर सेट ऑफ जो है वो आइडियाज होती हैं, दैट इंटरप्रेट, दैट एक्सप्लेन द, यू कैन से, अबाउट द सोसाइटी, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। जी जी सर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल सेट ऑफ आइडियाज या सिस्टम ऑफ आइडियाज जिस पे पॉलिटिकल सिस्टम बेस करे, उसमें कोई फर्क है या नहीं? डेफिनेटली एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है कि कॉम्प्रिहेंसिवली जो है आप कहते को मैं
आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक है, तो उसे करने के लिए आई वांट टू चेंज द, यू कैन से, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बट अगर उसको एक्सप्लेन वो करता है कि दिस सॉर्ट ऑफ एक्शन आई विल परफॉर्म टू चेंज द, यू कैन से, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो दैट विल बी द आइडियोलॉजी ऑफ, यू कैन से, एनीथिंग, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर वो सिंपली एक स्टेटमेंट दे देता है तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आइडियोलॉजी नहीं होगी, क्योंकि आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। जब तक वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं होगा वो आइडियोलॉजी नहीं बन सकता जी। देन वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंट क्या होती है, व्हाई आइडियोलॉजी इज सो इम्पोर्टेंट, and without ideology how we can be scattered in a nation, in a community. No doubt कि ideology is a motivational and the very significant force behind the, you can say, the development of nation. Overall ideology करती क्या है, ideology give us the right direction and the sense of purpose to the nation, no doubt. और overall अगर हम देखें कि ideology basically provide a platform to the scattered group of people, and ideology is like a building block and provide a cementing force and the binding force which provide the platform to all scattered group, which integrate all scattered group in a society. Hence I will uh, put the example of Pakistan here. There are so many groups living in Pakistan, उसकी हम अभी बात कर लेते हैं, हम उसको एनालाइज कर लेते हैं, तर्जिया कर लेते हैं, कैसे कैसे स्कैटर्ड ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। हाउ मेनी रीजन, सॉरी रीजन कह दिया मैंने, हाउ मेनी प्रोविंस इन पाकिस्तान, आप बताओ मुझे। 4 हैं कि 6 हो गए हैं? सर 5 5 नहीं, 5 नहीं थे। अच्छा 6 नहीं है? नो सर 5 है सर। छठा तो छोटा सा मुल्क है। अच्छा अभी हिस्टोरिकली तो 4 चलती आ रही थी, ये 5 कहाँ से आ गए सडनली? आज तो मैं सुन रहा हूँ 5 हो गए हैं। हम हमारी किताबों में तो पढ़ाया जा रहा था 4 है। सर गिलगित बल्तिस्तान भी है ना सर। अब हम करंट अफेयर को देखेंगे ना, वो तो पिछली किताबें हैं उसमें, लेकिन ये हम तो मौजूदा हालत की बात कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान, नो डाउट। तो मैं इसलिए मैंने आपको चेक किया था कि do you have idea about the 5th province of Pakistan? It is going to be the full-fledged province on the later stages. उसका एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, 5 प्रोविंस ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो जो 18 अमेंडमेंट आए थे उसके बाद ये एक प्रोसेस में जाना शुरू हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे 5 प्रोविंस है पाकिस्तान में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बलूचिस्तान के which sort of group, which kind of group residing in the Balochistan. So there are 2 major belts. वो कौन कौन सी हैं? वन इज द पश्तून बेल्ट एंड सेकंड इज द बलोच बेल्ट। अब पश्तूनों के अंदर बड़े सारे ट्राइब हैं, वहां पे काकर्स हैं और भी हैं, काफी ज्यादा हैं, ठीक है। और बलोचों के अंदर लशारी हैं, लगारी हैं, ठीक है, मरी हैं, बुटी हैं, मेंगल हैं, और भी सो मेनी ग्रुप्स, ठीक है। और दीज ग्रुप्स आर, यू कैन से, कहीं पे ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्चुअल हैं, कहीं पे कॉन्टेस्टिंग है, और कहीं पे एक दूसरे से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, वर्किंग रिलेशनशिप है इन सालों का। इन द सेम वे नाउ I will discuss the area of the Sindh. Sindh के अंदर, कराची के अंदर there are so many groups, ethnic groups living in the Karachi. Some Urdu speaking people, some from the other tribe and the other communities. वो बड़े सारे हैं। और इंटीरियर सिंध के अंदर कोई भुट्टो हैं, कोई शेख हैं, ठीक है, कोई खोड़ो हैं, कोई आप कह लें कि और भी काफी ज्यादा। अगर कुछ लोग सिंध से हैं तो वो बता सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप वहां पे रहते हैं जी। हेलो, anyone from Sindh? नरेश बता सकता है। नरेश, मेरे क्लास में है कि नहीं है? आर यू लिसनिंग मी? नहीं, आज तो ये क्लास में नहीं है मेरा ख्याल। चले ठीक है, अभी हम पंजाब की बात कर रहे थे, ठीक है। In Punjab we are practicing some sort of caste system which is based on the, you can say, has a historical roots from the ancient India. कास्ट सिस्टम है, वो कास्ट सिस्टम चलता चलता पंजाब में भी प्रैक्टिस हो रहा है और सिंध में भी प्रैक्टिस हो रहा है। देयर आर सो मेनी वेरियस कास्ट व्हिच आर लिविंग इन द, यू कैन से, द पंजाब। कोई कंबो है, राजपूत है,
कुंवर साहब हैं, खरल हैं, जाट हैं, अराई हैं, सादात फैमिलीज हैं और बड़े सारे हैं। और इनके ये भी स्कैटर्ड ग्रुप्स हैं, इनकी जो है घरों का लिविंग स्टाइल डिफरेंट है, इनकी आइडियोलॉजीज जो हैं, इनके नजरिए मुख्तलिफ हैं, या एक दूसरे के साथ ये शादियां भी काम ही करती हैं। ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही चलते हैं। जो ये हमारे जो है कास्ट सिस्टम से नहीं है, ये हमारे कबीले से नहीं है, हमें इसके साथ ताल्लुकात रखने हैं नहीं रखने, ये सारी की सारी चीजें बेस्ड ऑन द एथनिक जो है ना एफिलिएशन, उसी के साथ बहुत ज्यादा अटैच हैं। इन द सेम वे if we look the situation of the KPK, so there are so many tribes in the Pakhtuns। तो कुछ आप कह लें कि अफरीदी हैं और कुछ ये कक्केज़ई हैं, यूसुफज़ई हैं, खटक्स हैं और भी बड़े सारे हैं, महमद हैं, वजीर हैं। तो बड़े सारे ट्राइब्स हैं। दीज आर आल्सो स्कैटर्ड ट्राइब्स एंड स्कैटर्ड ग्रुप्स। ये एक दूसरे के साथ कभी मिलते भी हैं, कभी झगड़े भी इनके होते रहते हैं। इट्स इन द सेम वे अगर आप बात करें गिलगित-बल्तिस्तान की, वहां पे भी बड़ी सारी कास्ट सिस्टम है और बड़े सारे ग्रुप्स व्हिच आर रिजाइडिंग इन द गिलगित-बल्तिस्तान। तो अब ऐसी कौन सी फोर्स है बेटा, ऐसी कौन सी कुव्वत है, व्हाट आर द सोशल एंड द पॉलिटिकल फोर्स एंड आइडियोलॉजी which can bind and you can say integrate all these scattered group within the territory of Pakistan? In the same way ये केस आप जो है you can put this case in the United States of America। अमेरिका के अंदर भी अगर आप देखें तो वहां पे सिर्फ गोरा तो नहीं है ना, ठीक है। नो डाउट के अफ्रीकन अमेरिकन आर लिविंग इन द यू कैन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उन्होंने बड़ी एफर्ट की है वहां पे अपने राइट्स को लेने के लिए, इंटीग्रेट होने के लिए। इन द सेम वे कुछ कैनेडियन जो है ग्रुप्स वहां पे, देयर आर सम एशियन ग्रुप्स वहां पे। चाइना टाउन अमेरिका के किसी शहरों में बना हुआ है। जो एशियन चाइनीज आर लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैपनीज का ग्रुप है जो हिस्टोरिकली वहां पे रह रहा है पिछले 100-150 साल से। So they are all Americans। So ethnically they belong from, उनकी जो forefathers से belong from the other countries, but nowadays वो सब कहते हैं कि we are all Americans, we are proud to be American। तो ऐसी कौन सी चीज है जो इन सारी चीजों को इकट्ठा कर देती है, इन सारे स्कैटरिंग ग्रुप्स को इकट्ठा कर देती है? तो the people of the United States argues that the USA is like a melting pot। हमने यहाँ पे एक ऐसा कल्चर वो कहते हैं कि डेवलप कर दिया है, जो भी यहाँ पे आता है वो इस पॉट के अंदर मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। द पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड सेटल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दे लेफ्ट देयर ओल्ड कल्चर, ठीक है। कुछ जो पुराना कल्चर होता है उसे वो छोड़ देता है, कुछ जो उनका न्यू कल्चर है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। आप कह सकते हैं अडॉप्टिव जो है ना एट्रीब्यूट्स वो लेते हैं उसके, कुछ चीजें अडॉप्ट करते हैं, कुछ चीजें वो छोड़ देते हैं। और इस तरह मुसलमान जो वहां पे गए हुए हैं फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान इंडिया से जितने भी मुस्लिम वहां पे जाते हैं, कुछ वो चीजें अपने कल्चर की छोड़ देते हैं एंड दे अडॉप्ट अ न्यू कल्चर, कुछ एट्रीब्यूट्स उनके कल्चर के ले लेते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आप कैसे देखते हैं कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो इन सारे स्कैटर ग्रुप्स को एक चीज में प्रो के रखती है, उन्हें बांध के रखती है, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेट करके रखती है? जी Ideology of Pakistan। ideology of Pakistan, definitely। And So religion of Pakistan as well। this is the importance of ideology of जो है ना any country which bind all the scatter group in the you can say country। No doubt कि ideology जो होती है create a new culture and the new values, new social system, ठीक है। और उसके बाद वो चीजें उसी तरीके से चलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्कैटर ग्रुप्स हैं इनको किस चीज ने बाइंड किया है? हमने व्हाई वी established this country, we established this country, we created this country on the name of the Islam। इसकी आगे चल के हम बात करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई थी। तो ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ही है जिसने सारे स्कैटर ग्रुप्स को इंटीग्रेट कर दिया है, यहाँ पे बाइंड कर दिया है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज वर्किंग एज फंक्शनिंग एज अ बाइंडिंग फोर्स, एज अ सीमेंटिंग फोर्स, एज अ इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर द होल कंट्री। अब ऑलमोस्ट ठीक है, देयर आर सम डिप्रीवेशन, सम ग्रीवियंसेस, कुछ शिकायत भी हैं, कुछ बड़े सारे मसले मसाइल हैं बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंस, ठीक। तो बट फिर भी एवरीवन इज आर्ग्यूज दैट इन पाकिस्तान स्पेशली, मैंने बड़ा सारा विजिट किया है आजाद कश्मीर से लेकर कराची तक, मैंने बड़े सारे इलाकों में घूमता फिरता रहा हूँ। तो यही सुनने में लोग यही कहते हैं जी वी आर पाकिस्तानी। नो डाउट के बाद मसले हैं, ठीक है, वो मसले हल होने चाहिए डेफिनेटली। जितने भी कंट्री है दुनिया में, नो कंट्री इज अ परफेक्ट कंट्री। प्रॉब्लम
every country is facing a sort of problem, the line of problems, series of problems. Even United States of America facing some severe issues in the form of ethnicity. वहाँ पे racial issues बहुत ज्यादा हैं, ठीक है. वहाँ पे ये जो है violence के issues बहुत ज्यादा हैं. Racism को तो वहीं पे भी जो है खत्म नहीं किया जा सकता. गोरे का और काले का चक्कर वहाँ पे भी बहुत ज्यादा चलता है. तो in the on the other hand violence जो है ethnic groups के अंदर, terrorism जो local terrorism है वो काफी ज्यादा, जिसकी हम तक खबरें नहीं आती. सो बट कोई ना कोई ऐसी आइडियोलॉजी है हर कंट्री के अंदर जो वहां के लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ देती है, इंटीग्रेट कर देती है. आइडियोलॉजी जो है सबसे पहले तो करती क्या है, क्या ये रिजेक्ट करती है, क्रिटिसाइज द ओल्ड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. ठीक है, जब ये क्रिटिसाइज करती है, जब ये निगेट करती है, when it refuse to the old order, old social system, old structure, old values, old norm, ठीक है, तो निगेट तो कर देती है. बट ऑन द अदर हैंड ये उस वक्त तक आइडियोलॉजी नहीं हो सकती जब तक ये अल्टरनेट प्रोवाइड ना करे. हियर आई वुड लाइक टू पुट द एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री. अगर हम यहाँ कहें कि यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है, करप्शन इज वेरी हाई इन पाकिस्तान, डेफिनेटली everyone can make argument कि करप्शन इज वेरी हाई इन पाकिस्तान. इंडेक्स भी यही है, आप वर्ल्ड इंडेक्स उठा के देख लें दुनिया के अंदर, हम जो करप्ट तरीन जो हमारी इंतजामिया है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो अच्छे खासे लेवल पे हम जाके रैंक पे खड़े होते हैं. तो इंडिया में भी करप्शन अच्छी खासी है. दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि पॉवर्टी इज वेरी हाई इन पाकिस्तान. वैसे होमलेसनेस इज आल्सो एग्जिस्टिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वहां पे भी बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो आपको होमलेसनेस का शिकार नजर आएंगे. बड़े सारे कम्युनिटी है, लोगों के पास घर नहीं है, अपने रोड्स के ऊपर सोते हैं, या उनकी कोई ऐसा शेल्टर नहीं है उनके पास. तो दीज आर द सिंपल स्टेटमेंट्स. तो आइडियोलॉजी जहां पे एक तरफ निगेट करती है, ये तब तक आइडियोलॉजी नहीं हो सकती जब तक ये अल्टरनेट प्रोवाइड ना करे. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आइडियोलॉजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एंड द प्रोग्राम टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी कम्युनिटी एंड द नेशन. तो ये जब तक सेट ऑफ आइडियाज या सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे जो एक्शन में ट्रांसलेट नहीं होते, तब तक आइडियोलॉजी नहीं होती. आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज करते रहो ऑन द डेली बेसिस, एंकर पर्सन्स एंड द एनालिस्ट एंड द पाकिस्तानी academicians and the writers criticizing on the different issues. पॉवर्टी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, चाइल्ड लेबर होती है यहाँ पे, चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं यहाँ पे, थेफ्ट है, लूटिंग है, ठीक है, और होर्डिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग करती हैं लोग, झूठ बोलते हैं. तो इस किस्म की सारी करप्शन की बातें होती रहती हैं. बट ये आइडियोलॉजी नहीं है, ये स्टेटमेंट्स हैं. वो निगेट कर रहे हैं इन सारी चीजों को, रिजेक्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं. अल्टरनेट प्लान नहीं दे रहा कि इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान किसी के पास नहीं. ठीक है, छोटे छोटे प्लान देते हैं हम लोग, जी इस तरह ना कर लो, इंज ना करो, इंज कर लो, इंज ना करो, इंज कर लो. जी कुछ मिशकतुल्लाह खान साहब. जी सर, जिस तरह सर आपने फरमाया कि आइडियोलॉजी मुख्तलिफ सूबों, मुख्तलिफ कौमों को इकट्ठा रखती है, तो सर ये हम नतीजा ब्याखस कर सकते हैं कि अगर आइडियोलॉजी के खिलाफ जो सिस्टम चले तो वो मुख्तलिफ हिस्सों को फिर मतलब टूटने पर मजबूर करता है. जिस तरह पाकिस्तान की मिसाल है तो बांग्लादेश हमारा एक मिसाल है. तो सर ये हम नतीजा खस कर सकते हैं ना. डेफिनेटली अगर आप की आइडियोलॉजी के अंदर अगर आपको वो बाइंड नहीं कर रही ना आइडियोलॉजी, ठीक है, तो इट मीन के देयर आर सम इश्यूज इन इम्प्लीमेंटिंग द आइडियोलॉजी. तो इट मीन, तो जब आपने उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ और आप प्रॉपर उसको गवर्न नहीं कर पा रहे, तो उसको इंटीग्रेट करने में इशू आ जाएंगे. यही प्रॉब्लम हुआ था 71 के अंदर. ये जो देखने में आया, जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके इश्यूज कुछ और भी थे थोड़े से. एक तो ईस्ट पाकिस्तान इज नॉट adjacent and not attached with the piece of land of West Pakistan, और दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है. वही कंट्री ज्यादा मजबूत होते हैं जो कम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, जो एक ही जगह पे सारा कंट्री हो ना इकट्ठा, वो कंट्री ज्यादा मजबूत रहते हैं. ये थोड़ा बिखरा हुआ था, और बिखरा भी इस तरीके से हुआ था कि बीच में जनाब 1000 किलोमीटर जो की जो लाइन है, तो वो उसमें इंडिया बैठा हुआ है, और उसे क्रॉस करके आपने दूसरे सिरे के ऊपर जाना है. तो इस सूरत में जो है वो उसको जो है जिंदा रखना या उसको अटैच करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ज्यादा थे वहां पे. ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी का इशू नहीं आ रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ज्यादा आ रहे थे, गवर्निंग के इश्यूज ज्यादा आ रहे थे. तो डेफिनेटली
आपको पता होना चाहिए कि जो ये जो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान है स्टार्टेड फ्रॉम द ढाका एंड स्टार्टेड फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश जो आज का है मॉडर्न बांग्लादेश है, ये वहीं से स्टार्ट हुई थी कि ये जो लोकल पीपल हैं जो इंडियन मुस्लिम हैं, दे नीड अ सेपरेट इंडिपेंडेंट होमलैंड इन द सब कॉन्टिनेंट। ये सारे का सारा जो विजन इनिशियली डेवलप हुआ था ये बंगालियों में पहले डेवलप हुआ था। ये जो आज का हमारा मॉडर्न पाकिस्तान है, जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान है, इसमें तो ऑन द लेटर स्टेजेस 20 साल के बाद जाके डेवलप हुआ है। क्योंकि अगर आप फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग देखते हैं, उसमें सारी के सारे जो लोग हैं बिलोंग फ्रॉम द इनिशियली लीडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बिलोंग फ्रॉम द मोस्टली ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश आज का जो है वहीं से बिलोंग कर रहे थे। नवाब वकारुल मुल्क थे, मुस्लिम मुल्क थे और बड़े सारे कुछ लोग थे जो लीडिंग फिगर्स थे। तो ये आइडिया इनिशियली वहीं पे डेवलप हुआ था इंडिपेंडेंट स्टेट का। तो जो प्रॉब्लम ऑन द लेटर स्टेजेस जो डेवलप हुए हैं, दीज वर द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कि उसको ये मैनेज नहीं हो पा रहा था। और देयर वर मेनी गैप्स बिटवीन द यू कैन से फेडरल एंड द प्रोविंस, वो भी बनने शुरू हो गए। तो फिर हम लोगों ने भी काफी कंट्रीब्यूट कर दिया उसके अंदर, जो गैप्स उन्हें कम करने की बजाय हम बढ़ाते चले गए। तो फिर वहां के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये जो है हमसे सिर्फ टैक्स वसूल किया जाता है और हमारे ऊपर लगता नहीं है। तो बड़े सारे इश्यूज थे। तो आइडियोलॉजी जो थी वो वहां पे आपको डेफिनेटली एक बार तो जो यंग जनरेशन है उसे फ्लॉप होती हुई नजर आती है। तो बहरहाल ये है कि आइडियोलॉजी का ऐसा कसूर नहीं था। तो वो वहाँ के लोग आज भी मुसलमान है, मेजोरिटी ऑफ द बंगालीज आर द मुस्लिम, ठीक है, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन इंडिपेंडेंटली इन देयर होम कंट्री। जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलें जी, हम लेट्स मूव टुवर्ड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। The creation of Pakistan, no doubt, is the unique in the history of the world. Basically, all the rest of the countries that time based on the territorial nationalism, ठीक है। तो territorial nationalism is the western sort of concept जिसके बारे में हम कहा जाता है और ये सुना जाता है कि territorial nationalism जो है is based on the group of people which are residing in a piece of land, ठीक है, they are the nation। एक piece of land के अंदर जितने भी लोग रहते होंगे, whatever they belong from any caste, creed, any religion, ठीक है, वो एक स्टार्टेड इन द यूरोप, ये यूरोप के अंदर पहले डेवलप होना शुरू हुआ। क्योंकि यूरोप के अंदर 16-17 सेंचुरी में बड़े ज्यादा इश्यूज आने शुरू हुए, क्योंकि दे हैड फेस लॉट ऑफ वॉर्स इन देयर हिस्ट्री। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो वॉर के जो डिस्प्यूट्स हैं, ये रिजॉल्व करने के लिए हमें अपने प्रॉब्लम को सेटल करना चाहिए। फिर वहां पे जो उन्होंने प्रॉब्लम सेटल किया वो उन्होंने नेशनलिज्म को डिफाइन किया था, ताकि अपनी अपनी बाउंड्री सेट की जाए। तो उन्होंने यही जो है वहां के जो फिलोसफर्स थे वो यही कह रहे थे कि हम जिस भी रेस से बिलोंग करें, जर्मन है या बर्गंडीज हैं या एंग्लो सेक्सन्स हैं, जो यूके के अंदर जो लोग हैं, अंग्रेज से हम कहते हैं एंग्लो सेक्सन्स हैं, और फ्रांस के जो लोग हैं और बाकी जो यूरोप की जितनी जितनी कम्युनिटीज बैठी हुई हैं, तो ये जिस जिस ग्रुप से बिलोंग करती हैं वट एवर इज, ये फर्क नहीं पड़ता, मगर जिस एरिया में जो भी कम्युनिटीज हैं, इसका मतलब है कि वो सेम नेशन है, ठीक है, बिकॉज दे हैविंग अ सेम सॉर्ट ऑफ कल्चर एंड दे हैविंग अ सेम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। तो यूरोप का जो नेशनलिज्म है ये बेस्ड ऑन द मोस्टली लैंग्वेज, ठीक है। तो रिलीजन वाइज तो ये सारे क्रिश्चियन ही थे, पर उसके बावजूद भी इनके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्प्यूट थे। ऑन द अदर हैंड सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ मुसलमानों में, it was developed on the basis of the religion. The ideology of Pakistan is the ideology of Islam. The whole ideology of Pakistan is the philosophy of Islam. We created this country on the philosophy of Islam, principle Islam, ठीक है। हम एक ऐसा मुल्क चाह रहे थे जिसके अंदर मुसलमान can spend their life, can practice their जो है rituals and their religion independently and freely। और इस चीज का आपको अंदाजा इससे हो जाएगा कि ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट एक स्लोगन था, इट वाज वेरी यू कैन से पॉपुलर एंड द फेमस स्लोगन, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय द पाकिस्तान, ठीक है। उस स्लोगन से आपको अंदाजा हो जाएगा
why we created this country. So no doubt the ideology of Pakistan, the principle of Pakistan जो है, ये सारी की सारी जो ideology है, it consists of the two nation theory basically. The concept of the two nation theory was a root cause for the foundation of Pakistan as a sovereign state. और उसकी हमें जो examples भी मिलती हैं, उसका हमें evidence भी मिलता है, ठीक है. The dissimilarities and the differentiation between the two nations, the two major communities which were residing in the subcontinent, ठीक है. जब दो मेजर ग्रोह बन गए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एक तरफ मुसलमान थे और दूसरी तरफ जो थे अदर्स, जिसकी हम बात करेंगे, तो ये दो ग्रुप सामने आए हैं. तो ये क्यों डेवलप होगी, अभी हम इस वजूहात पे बात करते हैं कि व्हाई टू नेशन थ्योरी डेवलप इन द सब कॉन्टिनेंट. तो फॉर दैट पर्पस वी हैड गो टू बैक द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 1857. तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे हो जाती है, उसकी सारी सूरत हाल को भी हमने देख लिया. तो आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप क्या समझती हो कि यहाँ पे मुसलमानों के लिए कोई अच्छी सूरत हाल थी? नो. अगर हम एनालाइज करें, इन द टाइम ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द ब्रिटिश क्राउन स्नैच and dominated the throne of the subcontinent, and they snatched the power, took over the power not from the other group of the subcontinent. ठीक है, वो बाकी लोगों से नहीं लिया था, वो सारी जो सल्तनत थी, वो सारी जितनी भी पावर और अथॉरिटी थी, वो छीनी गई थी, तो वो मुसलमानों से छीनी गई थी. बिकॉज द मुस्लिम वर डोमिनेटेड ओवर द फैब्रिक, ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. जो बादशाह थे ये मोस्टली मुसलमान था, ठीक है, और मुस्लिम थे. On the other hand, mostly the rajas and you can say the governors of the other states, they were the Muslim. On the other hand, Muslim community was expanded in the subcontinent में अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे रह रही थी, and they were enjoying a privilege and the dominant position in the fabric of the subcontinent. जब अंग्रेज ने ये सारे का सारा खेल खेला है, तो वो मुसलमानों के साथ खेला है. And Britisher realized that there is the only power in the subcontinent which will resist and show some sort of, you can say, muzahamat and some sort of war against the British government. तो वो कौन सी पावर हो सकती है? Definitely that power would be the Muslim. तो उनको यही लगा कि यहाँ के जो इंडियन मुस्लिम हैं, ये फ्यूचर में जाके ये मुस्तकबिल में इनके लिए बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी कर सकते हैं. That time the British government जो थी उस टाइम की tried to cooperate and coordinated with the other group of the subcontinent, and they tried to suppress the Muslim from the every sphere of life, every sector of economy, every sector of, you can say, country in the subcontinent. हर जगह के ऊपर मुसलमानों को डिक्लाइन कर, even Muslims were not allowed to enter in the jobs, and the only very small level jobs were, you can say, provided to the Muslim low ranking jobs थी सारी की सारी. अच्छा, इसका एक रिएक्शन भी आया मुसलमानों में. ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, इसका एक रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन ब्रिटिशर के अंदर था, तो ये रिएक्शन मुसलमानों में भी आया, ठीक है. And Muslims were considered the British government and the British imperialism as an enemy. ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, इन्होंने हमसे तख्त-ओ-ताज छीन लिया, इन्होंने हमारी जगह पे कब्जा कर लिया, हम यहाँ पे रूल कर रहे थे, हमारे पास यहाँ पे बड़ा अच्छा सोशल स्टेटस था. ये कॉन्शियसनेस जो थी वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द दैट टाइम. ये सारा कुछ डेवलप हो रहा था. मुसलमानों के अंदर भी बहुत ज्यादा एक, आप कह लें कि एक गुस्सा था. तो इसका अंजाम क्या हुआ? व्हाट काइंड ऑफ troubles, what kind of miseries they faced due to these circumstances? So they denied to the modern education system, they denied to the modern administrative system, they denied to the new political system, they denied to all economic system which implemented and designed by the British government. उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने जो सारा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया और जो सारी चीजें डेवलप की, उसके ये डिनायल में चले गए. They were not willing to enter in the new modern setup. जब एक चीज आ गई है, ठीक है, एक नई कुव्वत यहाँ पे आ गई है, एक नई पावर यहाँ पे आ गई है, उन्होंने एक नया सेटअप लॉन्च कर दिया है, उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम लॉन्च कर दिया है, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम लॉन्च कर दिया है, नया इकोनॉमिक सिस्टम लॉन्च कर दिया है. They were basically administrating and governing the whole subcontinent through the new rules
of business through the new rule of, you can say, governance. तो उसी के थ्रू वो सारे का सारा गवर्न करने जा रहे थे, तो आप डिनाइल में जाके एक साइड पे बैठ गए हो. And this was a gap, and ये gap used by the other group of people, other communities of the subcontinent that time. They coordinated and cooperated successfully with the British people. ठीक है, और ब्रिटिशर्स को भी लगा कि ये लोग जो है ये हमारे साथ ज्यादा अच्छा चल सकते हैं. तो उसका अंजाम यही हुआ कि मुसलमान with the passage of time they were goes into the backwardness, into the poverty and the deprivation and the decline. On the other hand, the other nations, other communities of the subcontinent move upward, and on the, you can say, they got a very good and attain a very good position and a very privileged position, and they raise their social status, political status and the economic status in the subcontinent. जब मुसलमानों को इकोनॉमिकली डिप्राइव कर दिया गया, पॉलिटिकली डिप्राइव हो गए और ये एजुकेशन वाइज डिप्राइव हो गए, तो फिर उस सूरत हाल में वहां पे कुछ लोग मुसलमानों में पैदा होना शुरू हुए, जिसकी हम आगे चल के बात करेंगे. जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सिनेरियो, दिस टॉपिक? जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन. सर जी, आपने बताया टू नेशन थ्योरी के बारे में, और टू नेशन थ्योरी जितना हमने पढ़ा है, सर सैयद खान का एक नजरिया था सबसे पहले. तो सर सैयद खान उससे पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे, तो सर वो क्या वजूहात है जो टू नेशन थ्योरी पे वो आ गए? अभी हमने ये जो नेक्स्ट में डिस्कस करना है ना, ये बात जब खत्म होगी, then we will move to the next topic which related to the ideology of Pakistan के how many people contributed in the origin development of the two nation theory. So first of all we will discuss the role of Sir Syed Ahmad Khan. ठीक है, not only Sir Syed Ahmad Khan जो थे ना, वो भी अकेले इंडियन नेशनलिज्म, प्रो इंडियन नेशनलिस्ट नहीं थे. तो बाकी जितने भी लोग थे ना, इंडियन मुस्लिम जितने भी थे, वो भी सारे प्रो इंडियन नेशनलिज्म थे. बट ऑन द लेटर स्टेजेस ये चीज डेवलप होती है जाके. तो ये सारे डिस्प्यूट अभी हम डिस्कस करते हैं. अभी ये जो रिगार्डिंग हमारा जो प्रीवियस डिस्कशन थी उससे रिलेटेड कोई चीज है तो वो पूछ सकते हैं आप. सर, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये एक वॉर थी या एक म्यूटिनी थी? क्योंकि या रिबेलियस एक्ट, जैसे सर सैयद अहमद खान खुद भी इसको एक म्यूटिनी या रिबेलियस एक्ट कहते हैं. रसाला असबाब बगावत. ठीक है, तो इट वाज अ म्यूटनी. सम एक्चुअली जो इट इज अ प्रॉब्लम इन द हिस्टोरियोग्राफी. तो जो फॉरेन ऑथर्स हैं वो इसको म्यूटनी लिखते हैं कि इट वाज नॉट अ फुल फ्लेज वॉर. तो जो यहाँ के colonial राइटर्स हैं हमारे, the authors of the subcontinent, historian of the subcontinent especially, चाहे whether belong from the Pakistan and the India, हम इसे war of independence ही लिखते हैं. तो जो foreign authors हैं, especially the authors of the UK और ये USA के जितने यूरोपियन ऑथर्स हैं, वो कहते हैं इट वाज अ म्यूटनी. ये छोटी छोटी बगावतें थी जो दिल्ली में हो गई. एक मुसलमानों का जत्था था जो बड़ी आर्मी के साथ दिल्ली में लड़ रहा था, मेरठ में लड़ रहे थे, आगरा में लड़ रहे थे. छोटे छोटे ग्रुप थे जो आगे आने शुरू हुए थे. और नो डाउट कि इस वाज यू कैन से म्यूटनी. ओवरऑल ये म्यूटनी ही थी. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो हमने अपनी जिसे कह रहे कि ईगो को बढ़ाने के लिए इसका नाम रख दिया है. तो ये ठीक है, तो ये बगावत थी छोटी छोटी. अब इतनी बड़ी आर्मी है, उसका मुकाबला तो नहीं किया जा सकते हैं. जो यहाँ अंग्रेज यहाँ पे अकेला नहीं आया ना बेटा. जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई है तो वो दे केम विद अ फुल फ्लेज इक्विपमेंट. They came with the machine guns and the new artillery system, new warfare system, new warfare technique. On the other hand, the local people of the India, whether Muslim and the Hindus या Sikh जो भी थे, they were on the horses and the donkeys. ठीक है, तो they were using some sort of neza and axe, कुल्हाड़े and some sort of swords जो हमारे पास यहाँ पे available थी. तोपखाना नहीं था, मशीन गने नहीं थी, पिस्टल्स नहीं थे, न्यू आर्टिलरी सिस्टम नहीं था, न्यू वॉरफेयर टेक्निक्स नहीं थी. इन सारी चीजों को अगर कोई यूज कर रहा था तो वो अंग्रेज यूज कर रहा था. क्योंकि जो यूरोपियंस हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द वॉर. नो डाउट कि इनका जो वॉर का एक्सपीरियंस है वो यहाँ के लोगों से बहुत ज्यादा था. ओवरऑल मुसलमानों से भी
या बाकी लोगों से भी दुनिया में इनका वॉर के एक्सपीरियंस अच्छे खासे ज्यादा है, क्योंकि यूरोप की जो फिजियोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है, वहां पे जो लड़ाइयां वो लड़ते रहे हैं, तो उसके अंदर उनको ये स्किल्स अच्छी खासी आ गई थी। तो अगर आप ग्रीक्स मूवीज देख लें या ग्रीक हिस्ट्री पढ़ें या सर रोमन हिस्ट्री सर पढ़ें। सर जब हमने तो ये सुने पढ़ा है कि बाबर जब आया था तो मतलब वो उस वक्त तोप और गन की टेक्नोलॉजी मतलब उसी वक्त से हिंदुस्तान में आ चुकी थी। देखो बात सुनो, ये जो तोपखाना है जो हिंदुस्तान में आया था, तोपखाना उससे अपग्रेड नहीं किया गया। अब आप बात करेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वी आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, हमारे पास F-16 है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा जदीद तैयार है। तो इंडिया जो है आजकल वो ट्राई कर रहा है फ्रांस से कुछ तैयारी लेने की, बट ऑन द अदर हैंड ये जो यूरोपियंस के पास जो आज टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास जो आज टेक्नोलॉजी है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, वॉरफेयर टेक्निक के अंदर। तो तोपखाना था वो पुराने टाइप का था, मशीन गनें यहाँ पे नहीं थी, ओवरऑल पिस्टल्स या मतलब बंदूकें नहीं थी। तो तोपखाना भी कोई इतना अच्छा नहीं था इनका, वो बहुत अच्छी हालत में नहीं था। उसकी भी आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, वो बड़ा अजीब सा तोपखाना था। जो अंग्रेज आए थे ये बड़ा जदीद आर्टिलरी सिस्टम लेके आए थे यहाँ पे, जो उन्होंने डेवलप कर लिया था। और हत्ता के तोपखाना तो ये टर्किश के पास भी रहा है और अच्छा खासा तोपखाना था, बट ऑन द लेटर स्टेजेस ये सारे का सारा ये जो आर्टिलरी सिस्टम था ये फ्लॉप हो गया था, ठीक है, यूरोपियंस के सामने, क्योंकि उन्होंने इससे ज्यादा जदीद या मॉडर्न चीजें डेवलप करनी थी। तो ये सारे इश्यूज थे जी। चलें जी, सर लेट्स जी जी मैं क्वेश्चन सर, आपने जी। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की कि उन्हें हजारों साल लड़ने के बाद पता चला कि आपस में लड़ने से कुछ फायदा नहीं है। सर हम सीख क्यों नहीं लेते कि हम तो अभी तो मॉडर्न दौर में रह रहे हैं कि आपस में लड़ने कोई फायदा नहीं, हम 70 साल से लड़ रहे हैं इंडिया से, तो कुछ फायदा तो नहीं है। तो सर ये हम क्यों नहीं सोचते? Definitely we should learn, both nations should learn from the history of the subcontinent and the history of the other world, कि 3-4 जंगें आप लड़ बैठे हो इतना ज्यादा, we are basically providing and we are basically spending the bulk of money which are collected through our taxes and the revenue of the people of the both nation, ठीक है। और ये सारे के सारे जो टैक्स है और ये सारी की सारी चीजें जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, इट शुड स्पेंड ऑन द, यू कैन से, पीपल ऑफ द बोथ कंट्री। ये हमारी वेल बीइंग के ऊपर होना चाहिए। आई एम अगेंस्ट द बेसिकली दिस सॉर्ट ऑफ एट्रोसिटी और दिस सॉर्ट ऑफ क्रूएलिटी और वॉर थिंकिंग जो है, मैं खुद इसके बड़ा खिलाफ हूँ, ये तो होनी नहीं चाहिए। नो डाउट के वी शुड, बोथ कंट्रीज शुड रिड्यूस द डिफेंस स्पेंडिंग। तो इसके ऊपर मैं खुद बात करता हूँ, ये डिफेंस स्पेंडिंग कम होनी चाहिए। ये खाम खा की जो असले की दौड़ है रीजन के अंदर, ये इट शुड रिड्यूस। और मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ, पाकिस्तान की तरफ से एक दो बार ट्राई किया गया है कि ये जो न्यूक्लियराइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई थी रीजन में, व्हेन इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द 71 और 72 के बाद, जब इंडिया ने उससे पहले स्टार्ट कर दिया था, एंड पाकिस्तान जो था उसने इनवाइट किया इंडिया को कि वी शुड मेड सम ऑफ डायलॉग एंड दिस रीजन शुड बी क्लियर फ्रॉम द न्यूक्लियराइजेशन। इस साउथ एशिया के अंदर ये न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए, हमें अपनी डिफेंस स्पेंडिंग डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। बट इंडिया नो डाउट की इज द बिग पावर एंड वांट टू बिकम, यू कैन से, रीजनल पावर एंड द एशियन पावर, जिसे आप कहते हैं कि एशिया का वो एक बनना चाह रहा है, एक इंपीरियल पावर बनना चाह रहा है। और इंडिया की जो एक्चुअल जो लड़ाई है वो हमारे साथ तो नहीं है, ठीक है, हमारी, हम समझते हैं बेसिकली दे आर ट्राइंग टू compete विद द चाइना और सम अदर पावर। रशिया के साथ दोस्ती भी काफी ज्यादा है मगर फिर भी अपना राइवल समझते हैं। तो हम, पाकिस्तान के पास कोई और एनिमी हमारा हिस्टोरिकली इन्होंने नहीं क्रिएट किया हुआ ना, तो दुनिया में पाकिस्तान की वैसे लड़ाई किसी के साथ नहीं है। तो ये खाम खा की राइवलरी यहाँ पे बना ली है हमने। तो जी इंडिया का मुकाबला करना है, ठीक है, नो डाउट के इंडिया हैज सम सॉर्ट ऑफ इंपीरियल एलिमेंट, उसके अपने कुछ इंटरेस्ट हैं रीजन के अंदर। वो चाहते हैं कि वो डोमिनेट हो लाइक अ सुपर पावर, रीजनल पावर के तौर पे डोमिनेट होना चाहता है। और हम पाकिस्तानी जो है ना, ये उसकी सुप्रीमेसी नहीं मान रहे, इशू इज दिस, ठीक है। नेपाल मानता है, श्रीलंका टू सम एक्सटेंट, ठीक है, हैव अ गुड रिलेशन विद इंडिया, बट फिर भी वो भी कुछ ना कुछ मान ही लेते हैं। बाकी
जो है कुछ कंट्री है मालदीव, भूटान, वो भी मान लेती हैं साउथ एशियन कंट्रीज। अफगानिस्तान है, ये बेसिकली इधर भी कुछ ना कुछ मान लेती हैं, ठीक है। अब रजीम चेंज हो गई है तो, बट ओवरऑल पाकिस्तान जो है इज इन द डिनाइल पोजीशन कि हम जो है ना तुम्हारी सुप्रीमेसी नहीं मानेंगे, बराबरी की सतह पे बात कर लो आगे। तो डेफिनेटली वो कहते हैं कि बराबरी की सतह पे हम बड़े हैं, हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये प्रॉब्लम कुछ दोनों तरफ से ना एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों तरफ बड़ी बड़ी अना है गवर्नमेंट की, हुकूमतों की। जो लोग, मेरे सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर लिविंग इन द अब्रॉड, तो वो कहते हैं कि इंडियंस आर आवर गुड फ्रेंड्स। और डेफिनेटली बाहर की दुनिया में जब जाते हैं, यूएसए या अमेरिका तो या यूरोप के अंदर आप जाते हैं, तो वहां पे आपका इंटरेक्शन होता है इंडियंस के साथ, इंडियन मुस्लिम के साथ, इंडियन हिंदूज के साथ, इंडियन सिख्स के साथ, ठीक है। दे आर वेरी गुड पीपल। दोनों तरफ लोग एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं, बिकॉज वी है आर शेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री जो है हमारी, कुछ ना कुछ हम शेयर करते हैं चीजों को, वी आर शेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ फूड हैबिट्स, तो वो है। तो ये जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, ये तो ऑन द लेटर स्टेजेस डेवलप हुई थी इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन आफ्टर द 71 के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म आ गया। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सोशल स्टडीज की किताबें देखें इंडिया की, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे नजरियात पढ़ाए जाते हैं जो अपनी नेशन बिल्डिंग के लिए जिसे वो यूज कर रहे हैं, और नेबरिंग कंट्री के बारे में वो भी कुछ, उनका भी कोई इतना अच्छा ओपिनियन, बहुत ज्यादा अच्छा ओपिनियन नहीं है। तो टेक्स्ट बुक्स के अंदर ऐसी चीजें डाली जाती हैं। इफ वी टॉक अबाउट द ब्रिटिश, तो वहां पे भी उनके सोशल स्टडीज की बुक्स मैंने डाउनलोड करके पढ़ी हुई हैं। तो वो भी अपनी अच्छी चीजें बताते हैं अपनी कौम को ना, कि जो 7th 8th ओ लेवल्स और ए लेवल्स को पढ़ाती हैं स्टूडेंट्स को, ब्रिटिशर ने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। तो हम इतनी अच्छी कौम है, हमारी इतनी अच्छी आइडियोलॉजी है, और हमारी आइडियोलॉजी इक्वालिटी पे बेस करती है, इक्विटी पे बेस करती है। On the other hand, they never discuss about the British imperialism, which were, you can say, implemented and practiced in the 19th and the 20th century। जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये करके गए हैं, जो लूट मार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे की हुई है, या अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में इन्होंने की, उसके उसके बारे में ये नाम भी नहीं लेते, ठीक है। तो जनरल डायर ने यहाँ पे जलियांवाला बाग के अंदर एक अच्छा खासा, आप कह लें कि लोगों का ब्लड शेड कर दिया, उसके बारे में ये नाम नहीं लेते अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द टेक्स्ट बुक। receiving a call basically, ठीक है, so that's why disconnected। सो इस किस्म के जो इश्यूज हैं, ये सोशल स्टडीज की किताबों में आइडियोलॉजी जो डेवलप की जाती है, हर कंट्री जो करता है, द पर्पस ऑफ टू बिल्ड आइडियोलॉजी बेसिकली टू बाइंड टू इंटीग्रेट द होल नेशन, ठीक है। तो इसे यूज किया जाता है, आइडियोलॉजी इज यूज्ड फॉर द नेशन बिल्डिंग, ताकि नेशन को बिल्ड किया जा सके, उसे इंटीग्रेट किया जा सके। तो उसके अंदर इस किस्म के जो सेंटिमेंट्स हैं वो रख दिए जाते हैं डेलिबरेटली। तो आइडियोलॉजी के अंदर डेफिनेटली इस किस्म की चीजें होती हैं कि आपने कुछ को जो है वो दुश्मन बना लेना है, और कुछ को दोस्त बना लेना है। तो हम बात कर रहे थे सोशल स्टडीज की। ये जो किताबें यूज होती हैं, ये जो आइडियोलॉजी यूज होती है, वो इसी पर्पस के लिए यूज होती है जी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द contribution of the different people in the origin and the development of two nation theory। First of all, we will discuss Sir Syed Ahmad Khan। You have an idea about the Sir Syed Ahmad Khan in the time of decline, in the time of, you can say, deprivation, when
great Mughal empire was collapsing and declining in the subcontinent. ठीक है, in this critical time a person came forward first. ठीक है, that time अभी आप पूछेंगे कि ये एक ही बंदा था अकेला जिसको ख्याल आया कि यहाँ के लोगों का ख्याल रखना चाहिए, यहाँ के मुसलमानों का ख्याल रखना चाहिए। तो लेजेंड्स लाइक यू कैन से बोर्न वंस इन अ हिस्ट्री। तो अगर वो अपना रोल प्ले ना करे लेजेंड आके, तो फिर तारीख को जो है ना फिर बड़ा टाइम किसी और का इंतजार करना पड़ता है। आज के दौर में इन अ मॉडर्न टाइम, ठीक है, इन 21st सेंचुरी वी आर वेटिंग फॉर सम लीडर इन पाकिस्तान। तो आपको मिल गया। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है जो अभी आपने नहीं किया कि आपको ऐसा लीडर मिल गया आज के टाइम में इस कौम के अंदर से जो इस मुल्क की हालत बदल दें। आपको अभी तक नहीं मिल सका ऐसा लीडर, 70 सालों में नहीं मिल सका। जी सर। ठीक है, नहीं मिल सका ना। तो कोई ऐसा लीडर पैदा हो इस कंट्री के अंदर जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करे, जो स्टेट बिल्डिंग करे, जो नेशन बिल्डिंग करे, ठीक है, जो चीजों को सेट करने की कोशिश करे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। लेजेंड्स लाइक पीपल बोर्न वंस इन अ सेंचुरी, कभी कभी पैदा होने वाले लोग होते हैं। दैट टाइम सर सैयद वाज नो डाउट अ फिलोसोफर पर्सन एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन। ही रियलाइज्ड द होल सर्कमस्टेंसेस, होल सिचुएशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सबसे बड़ा उनका जो रोल था, जो किरदार उन्होंने अदा किया इस पूरी सिचुएशन के अंदर, तो ही रियलाइज्ड दैट कि मुस्लिम आर बैकवर्ड इन द एजुकेशन सेक्टर। बेसिकली हम सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूं कि सर सैयद वाज बोर्न इन द इंडियन मुस्लिम एलीट फैमिली। ये लोग जो थे बेसिकली बिलोंग फ्रॉम द अपर मिडिल क्लास एंड दे वर द providing services to the Mughal Empire. On the later stages, they become as servants and the part of the administrative machinery of East India Company and the British government. In the same way, Sir Syed Ahmad Khan, after graduating from the, you can say, education and the college level, he became a part of the East India Company and on the later stages, British government. And he had a very good relation and maintained very good relation with the British government. और उनकी नजरों में ये अच्छे थे, ठीक है, वो उन्हें अच्छा कंसीडर करते थे। और ये भी कहा जाता है कि ड्यूरिंग द वॉर ऑफ या म्यूटनी ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी, तो उसमें इन्होंने बड़े सारे जो ब्रिटिशर्स थे उनको सेव किया, उनकी जानों को सेव किया, उन्हें बचाया। ये जो म्यूटनी, ये जो बगावत हो रही थी, इसलिए इनका बड़ा रिस्पेक्ट था अंग्रेजों की नजर में। सर सैयद अहमद खान लाइज दैट के मुस्लिम्स आर नॉट ऑन द प्रैग्मेटिक एंड द प्रैक्टिकल वे, ठीक है, दे आर इन द, यू कैन से, नॉर्सिज्म, जिसे आप कहते हैं। नॉर्सिज्म उस सिचुएशन को कहा जाता है कि आप अपने माजी को याद करते रहे बैठ के, ठीक है। जिस तरह आज का जो हमारा यहाँ का लोकल पाकिस्तानी है, स्पेशली द पीपल बिलोंग फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, जो हमारे लोग हैं, ये हम माजी को ही याद कर रहे हैं। कभी मुसलमान ऐसे होते थे, कभी वहां पे घोड़े दौड़ाते थे, कभी बहरे जुल्मात में जाते थे और कभी कहीं जाते थे। तो उस टाइम में भी सिचुएशन वाज नॉट बिट डिफरेंट कि जी हमारे पास तख्तो ताज था, हमारे पास सल्तनत थी, हमने ये किया है गोल्डन एज में, हमारा ये कंट्रीब्यूशन है इन द वर्ल्ड। तो सर सैयद रियलाइज द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बाय टाइम हैज चेंज्ड, the new power in the subcontinent set up a new system, new structure, new administrative machinery and the new modern education system, and you are not willing to enter in this sort of structure। जितना भी स्ट्रक्चर अंग्रेज ने बना दिया है, आप उसकी डिनाइल पोजीशन पे जाके अकेले होके आप बैठ गए हो, एक साइड पे चले गए हो। आप कहते हो कि हमने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं जाना, and we will not get education through the modern education system. On the other hand, we will adopt an old Muslim एजुकेशन सिस्टम, मदरसा सिस्टम के थ्रू हम चलेंगे, तो जो आपको नई दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं देगा। ऑन द अदर हैंड, जो अदर नेशन, अदर कम्युनिटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सडनली एंटर इन द न्यू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, डेफिनेटली जो लोग उस टाइम में पढ़ना शुरू हुए इस पे, तो उनको जॉब्स अच्छा मिलना शुरू हुआ, उनका सोशल स्टेटस अच्छा हो गया, उनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छे हो गए, वो ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस के अंदर भी आगे मूव करना शुरू कर दिया। तो मुसलमानों की ये डिप्रीवेशन थी। जो सर सैयद का रोल है स्पेशली, he provide a lot of educational services and the political services and you can say some sort of other social services to the Muslim community of the subcontinent। education services के अंदर he establish a
मुस्लिम एंग्लो जो इंडियन स्कूल था एस्टेब्लिश बाय सर सैयद इन 1877 के अंदर, देन दिस कॉलेज ट्रांसफॉर्म इनटू द यूनिवर्सिटी, नो डाउट। तो उसके अलावा ही रोट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ही राइट अ मेनी आर्टिकल्स एंड द बुक्स एंड यू कैन से द पम्फलेट। अभी कुछ बात कर रहे थे लोग यहाँ पे कि ही रोट अबाउट द म्यूटनी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, रिसाला असबाब बगावत है, ठीक है। उसके बाद और भी बड़ी सारी किताबें लिखी गई हैं सर सैयद ने। एंड ही ट्राई टू रिड्यूस द मिसकॉन्सेप्शन बिटवीन द मुस्लिम एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो इनके दरमियान जो इख्तलाफात थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो मिसकॉन्सेप्शन थी, उन्हें रिमूव करने के लिए भी इन्होंने बड़ा अच्छा खासा किरदार अदा किया। No doubt कि Sayyid initially was a confirmed believer of the Indian nationalism. He considered the Muslim and the other communities of the subcontinent as the important and the significant part for the development of the India. But there were some leading events which changed the mindset of the Sayyid Ahmad Khan. ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज कंट्रोवर्सी बिटवीन द मुस्लिम एंड द हिंदूज, आप कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये भी बहुत बड़ा भी मसला नहीं था। तो ये जो दो बोथ लैंग्वेजेस आर द लोकल लैंग्वेजेस, ये नहीं कह सकते कि उर्दू बाहर से हुई लैंग्वेज है और ये जो हिंदी है ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। बट प्रॉब्लम जो थी, जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, वो दो कम्युनिटीज में आना शुरू हो गया। दोनों तरफ अना बहुत ज्यादा थी, ठीक है। बोथ वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द लैंग्वेजेस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। दोनों कह रहे थे कि जनाब ये लैंग्वेज जो है उर्दू ये चलती आ रही है। तो हिंदू कम्युनिटी वाज आर्ग्यूइंग दैट के हिंदी शुड रिप्लेस विद द उर्दू, और ये तनाज़ा बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर दिया। And this conflict and the controversy started from the Banaras and in the form of agitation, and the Hindu community started some sort of agitation, और बहुत ज्यादा हो गई, उसमें bloodshed भी हो गया। तो at that time they have, and this event changed the mind of basically Sir Syed Ahmad Khan, कि उनको realize हो गया अभी जो एक conflict है ये आगे चल के it will create a series of the events, ठीक है। तो that time he used the nation for the Muslim, के नहीं कि उनको realize हुआ कि India is a subcontinent and there are many nations living in the subcontinent, especially Muslim are the nation and the community in the subcontinent, and they have a different view and the world view and the religion and the history in the subcontinent. So it is difficult to live with the other nation, the subcontinent. तो ये एक इनिशियल एक पॉइंट था। तो ये कभी कंप्लीट थ्योरी की फॉर्म में नहीं आया था, अभी कंप्लीट टू नेशन थ्योरी नहीं थी। तो ये एक बेसिक सा आइडिया था कि मुसलमान जो हैं वो एक नेशन के तौर पे हैं, ये एक अलहदा से कम्युनिटी है, इनका एक डिस्ट्रिक्टिव एक डिफरेंट जो है ना लाइफ सिस्टम है, इनका एक वर्ल्ड सिस्टम है, वर्ल्ड व्यू है, पर्सपेक्टिव है जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। तो बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनका अपना एक स्ट्रक्चर है, बाकी अपनी सोशल नॉर्म्स हैं। तो ये एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में चले गए हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट आगे मज़ीद जो है ये स्ट्रेंथन होता रहेगा। On the later stages, the next person is Allama Muhammad Iqbal. You know the name of this. He is a nationalist poet, national poet, and the philosopher of the Pakistan. तो क्या जानते हैं आप अल्लामा इकबाल के बारे में? चलिए आपसे पूछते हैं। हेलो सर, तकरीबन ये जानते हैं उसकी सियासी जिंदगी थी, वो शायर मतलब उसकी जो शायरी थी जिन्होंने मुसलमानों को बेदार किया ख्वाब गफलत से, और मुस्तकबिल के बारे में वो तकरीबन उसने शायरी की है। No doubt कि Iqbal was a great poet and the philosopher in the subcontinent. बात कर चुके हैं कि मुस्लिम इनिशियली वर बिलीवर ऑन द इंडियन नेशनलिज्म के यहाँ पे रहा जा सकता है, एक ही कंट्री के अंदर हम शायद कोएग्जिस्ट कर लें या सर्वाइव कर लें। तो लाइक अदर पीपल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, इकबाल वाज आल्सो कंफर्म बिलीवर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म in his early period of life. So when he went to the England for the higher studies, पहले तो जो इकबाल की एजुकेशन है
matriculation from the Sialkot and the enter from the Sialkot Murray College से. On the later stages, he graduated from the Government College Lahore. Then he went for the England for the higher education, जहाँ पे उन्होंने 12 क्लास किया, फिर PhD करने के लिए जर्मनी चले गए. आपको एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जर्मनी में जहाँ पे इकबाल रहते थे ड्यूरिंग द PhD, वो जगह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कस्टडी में ले ली है. उस घर के बाहर एक बोर्ड भी लिख के लगा दिया है कि इकबाल यहाँ पे रहते रहे हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर. और ये इकबाल का घर था, रेंटेड होम था दैट वाज. तो वो जो रोड है जो सामने से गुजरती है, उसका एक जो पोर्शन है, उसके एक हिस्से का नाम उन्होंने इकबाल रोड के नाम से रख दिया. इकबाल वाज लिविंग इन द म्यूनिख, जर्मनी का एक शहर है ये. तो वहां के सिटी के सेंटर से एक रिवर गुजरता है, ठीक है. इट इज अ सेंट्रल प्लेस इन द टुडे. तो उस टाइम में भी एक आप कह लें कि लोग सैर करने जाते थे दरिया के किनारे, ठीक है. शहर के दरमियान से गुजरता था, लोग वॉक करने जाते थे. तो इकबाल भी अक्सर जो है वहां पे जाते रहे. तो उनकी एक पूरी पोइम है उस रिवर के ऊपर ना, रिवर नकर है उसका नाम शायद. तो वो जो पोइम है ट्रांसलेटेड बाय द जर्मन, उनकी एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट है, तो जिसकी स्टडी है इकबाल के ऊपर, उसने उर्दू से उसको ट्रांसलेट कर दिया जर्मन लैंग्वेज के अंदर. और उस पोइम को एक पत्थर के ऊपर तहरीर करवा के वो भी रिवर के पास उन्हें लगा दी है. जो लोग आज भी विजिट करने जाती है तो वो पोइम वहां जाके पढ़ सकती है. तो बेसिकली इकबाल के जो आइडियाज थे ट्रांसफॉर्म हुए ऑन द लेटर स्टेजेस व्हेन ही वेंट टू द यूरोप. In that time he studied the Islam and you can say the other civilization of the world deeply, and he observed the Western political system deeply, and he, you can say, studied the Western political thought and the Western philosophy deeply during the visit of the Europe. So when he came back, he was a changed man. Initially तो इकबाल जो थे वो जितनी पोएट्री कर रहे थे, he was a pro nationalist poetry based on the Indian nationalism. सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा है, आपने ये पोएम भी सुनी होगी. दिस पोएम रिटन बाय द इकबाल. इंडियन का कौमी तराना है इंडिया का. हाँ हाँ जी, ये इंडियन की मूवीज को अगर आप देखें ना, तो उसके अंदर ये पोएम जो है वो पढ़ते हैं अक्सर. ये पोएम इकबाल ने लिखी हुई पोएम है, तराना हिंद के नाम से भी जानी जाती है. सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम है कौम, हम कौमपले हैं इसकी सारा जहां हमारा. इस तरह हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा, ये गुलिस्तां हमारा. इस किस्म की पोएम है. तो इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पोएम, नो डाउट. तो इनिशियली इस किस्म की पोएट्री जो है वो देखने को मिलती है इकबाल की लाइफ में. बट ऑन द लेटर स्टेजेस ही रियलाइज दैट के अब जो है वो सूरत हाल चेंज होती जा रही है इन द इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है. तो मुस्लिम्स आर जो है नॉट इन पोजीशन टू डोमिनेट एंड टू गेट इक्वालिटी इन द इंडियन फैब्रिक. क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अंदर अब मुसलमानों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया था, ये यहाँ पे कुछ इक्वालिटी हासिल कर लें, कुछ अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस है उसे बेटर करें, जो पॉलिटिकल इनकी रिप्रेजेंटेशन है उसमें इनको नुमाइंदगी मिल जाए. ऑन द अदर हैंड दे आर अनएबल टू गेट अ कोटा इन द जॉब सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन सिस्टम. तो ये जो भी सब कॉन्टिनेंट का फैब्रिक है उसमें ये अब डिप्राइव हो रहे हैं और होते चले जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो इट इज बेटर फॉर द Indian Muslim to get a separate homeland. So Iqbal was the first philosopher in the Indian Muslim who systematically provide the philosophical contribution, philosophical theoretical framework to the two nation theory. क्योंकि before Iqbal कुछ concept तो थे two nation theory के ऊपर, कुछ random ideas से people were discussing, जो intellectuals थे उस time के वो इसको discuss तो करते थे. तो कि हम यहाँ पे 2 कौमें आबाद हैं या 3 कौमें आबाद हैं या बड़ी सारी कौमें आबाद हैं, अब ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, इनको कैसे हल किया जाए. तो बट इकबाल ने इसको सिस्टमैटिकली स्टडी करके इसका फिलोसफिकली इसका एक सोल्यूशन भी दिया था. और इस सोल्यूशन का जो इजहार है, इस फिलोसफिकल जो एक्सप्रेशन है, वी कैन रीड दिस फिलोसफिकल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन द इलाहाबाद एड्रेस, प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन द एनुअल मीटिंग ऑफ All India Muslim League. It was a comprehensive plan, ठीक है.
जिसके ऊपर इकबाल कहते हैं कि आई एम लुकिंग, आई वांट टू सी द ऑल प्रोविंसेस ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, केपी एंड सम अदर पार्ट ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ इंडिया, these are the Muslim majority India, Muslim independent state with the British government and without British government. वो चाहते थे कि ब्रिटिश यूनियन के अंदर या इंडियन यूनियन के अंदर एक स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट हो, या विदाउट इंडियन यूनियन एक इंडिपेंडेंट स्टेट मुसलमानों की हो, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के ऊपर बेस कर रही हो, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है, अपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, उनको रिजॉल्व कर सके, और फिर उसकी जो आज की शक्ल है वो पाकिस्तान की शक्ल में सामने आती है। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इकबाल? जी जी सर इकबाल ने अपनी तालीम जहाँ पे जी, सॉरी मतलब आला तालीम अल्लामा इकबाल ने सर वेस्टर्न कंट्रीज जर्मनी और लंदन में की, तो वहाँ पे तो उस वक्त के कैपिटलिज्म थी, लेकिन फिर भी सर अल्लामा इकबाल मार्क्सिज्म से इंस्पायर हैं, तो इसकी क्या वजह है? मार्क्सिज्म से इंस्पायर तो मैं भी हूँ थोड़ा सा। तो मार्क्सिज्म बेसिकली इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट यू कैन से एलोकेट द रिसोर्सेज ऑन द इक्वल बेसिस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो यूरोपियन कैपिटलिज्म सिस्टम था, इट इज बेस्ड ऑन द यू कैन से द प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, जिससे ले सकते हैं उसके लिए वो कोई भी मींस यूज करे। और मार्क्सिज्म के अंदर ये है कि आपको इक्वालिटी, इक्विटी और जितने भी पॉलिटिकल माशरे के अंदर सोसाइटी होती है जहां पे रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए ग्रुप्स आपस में लड़ते नहीं। तो इनका जो नजरिया है इसको बड़े सारे लोगों ने मुतासर किया है, ठीक है, जो लोग पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स को, जो मार्क्सिज्म को जिन्होंने स्टडी किया है। बट ओवरऑल ये भी यूरोप के अंदर ना चल नहीं सका, रशिया के अंदर ये भी फ्लॉप हो गया है रशिया के अंदर 1989 की। जी जी 1989 के अंदर दिस थ्योरी हैज बीन फ्लॉप, दिस सिस्टम हैज बीन फ्लॉप, क्योंकि लोग जो है ना वो चाहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज स्टेट ना करे, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट चाहते हैं। प्रॉपर्टी का ना होना भी बड़े सारे इश्यूज क्रिएट कर देता है। तो भी बहुत से रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, और आपको स्टेट जो है वो रिसोर्स प्रोवाइड करती है। जिस तरह केमिस्ट मॉडल के अंदर एवरीवन हैव अ राइट टू गेट अ रिसोर्स फ्रॉम द स्टेट, हर एक को 5 वाले का घर देने, फॉर एग्जांपल हेल्थ कंपटीशन खत्म हो जाता है, बाकी सारी जो इकोनॉमी है वो प्रॉपर नहीं चल पाती। लोगों के अंदर जब आगे बढ़ने का जज्बा नहीं होगा तो वो सिस्टम आगे नहीं चल पाता। तो कम्युनिस्ट स्टेट के अंदर यही हुआ है कि कंपटीशन खत्म हो गया था, इनोवेशन नहीं हो रही थी, लोग डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे। जी थैंक यू वेरी मच। हम आगे की तरफ मूव कर। जी जी सर मेरा एक सर सैयद अहमद खान की लाइफ पे एक सवाल है, अगर आप इजाजत दें। श्योर श्योर श्योर। सर सैयद अहमद खान जो कि मतलब इनिशियल रिवाइव किया मुसलमानों को जिन्होंने, तो सर इतनी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी क्यों है? अगर मैं अपनी बात करूं तो कॉलेज में हमें और कुछ पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ और बताया सर सैयद अहमद खान के बारे में। सर इतनी कंट्रोवर्सी उनकी लाइफ के बारे में क्या है? हालांकि उनकी तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्ट्रगल थी मुसलमानों के लिए, तो इतनी कंट्रोवर्सी क्यों सर? तो कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी एक्चुअली हमने बना दिया उनको ना। तो सम मुस्लिम्स जो थे ना, क्योंकि सर सैयद का जो रोल था, ही डेवलप द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फॉर द मुस्लिम ऑफ द इंडिया। और ये वो लोग उन पे तनकीद कर रहे हैं जो खुद कॉलेजों से निकले हुए हैं। तो अगर सर सैयद कॉलेज एस्टेब्लिश ना करते, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश ना करते, तो शायद मुसलमानों को कभी, यहाँ के जो इंडियन मुस्लिम थे, इनको ख्याल भी ना आता कॉलेज में भी पढ़ा जाना है, ठीक है। ये शायद मदरसे में पढ़ रहे होते या कहीं और बैठ के
जो पुरानी किस्म की तालीम ले रहे होते हैं। जो सर सैयद के खिलाफ जो बहुत ज्यादा महाज खड़ा किया था, वो बेसिकली जो यहाँ का मदरसा सिस्टम के जो लोग थे उन्होंने खड़ा कर दिया था। ऑन द अदर हैंड जो सर सैयद अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है, वो कहा जाता है कि उनका दिमाग जो था वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक था, रैशनल बेस था, वो रीजंस को बड़ी ज्यादा पसंद करते थे। ऑन द अदर हैंड हमारा जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसके अंदर जो हमारी क्लर्जी है, स्पेशली हमारे जो उलमा कराम है, दे डिनाई द एंड दे रिफ्यूज द रीजंस एंड द रैशनैलिटी, ठीक है। ये पसंद नहीं करते कि कोई बंदा लॉजिक के साथ बात करे, रैशनैलिटी के साथ बात करे। तो सर सैयद के साथ भी यही प्रॉब्लम रहा। वो जो हेट उस टाइम में उनके खिलाफ प्रोड्यूस हुई है, उनके ऊपर कुफर के फतवे है, इस किस्म के जितने भी फतवे लगाए जाते हैं वो आज तक चलते आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी वो स्पेशली मुसलमानों में बन के रह गए। आज भी यहाँ के जो लोग हैं जो ग्रेजुएटेड फ्रॉम द मदरसा सिस्टम, तो उनके कुछ आइडियाज सर सैयद के ऊपर कुछ इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो लोग कॉलेजेस वगैरह से भी पढ़ते हैं, उनका भी बड़ा सारा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है सर सैयद के आइडियाज के साथ। बट ही मेड अ वेरी गुड स्ट्रगल फॉर द मुस्लिम। तो ये नहीं कहा जा सकता उन्होंने स्ट्रगल नहीं की, एक बहुत बड़ी एफर्ट थी। आज जो लोग कॉलेजों से पढ़ के निकल रहे हैं और वो भी उनके खिलाफ बात करें, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि जिनका दिया हुआ पौधा जो है, जो आज तनावर दरख्त बन चुका है, उसी घाट का पानी हम पी रहे हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अगर भी है तो हम स्टार्ट करें मोहम्मद अली जिन्ना को। चलें जी, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना बेसिकली नोन एज कायद आज़म, ही वाज very charismatic personality and a pragmatic personality in the subcontinent. So it was a charisma of that leader. मोहम्मद अली जिन्ना का ये charisma था. He translated the two nation theory into the reality, and he was also contributed in the two nation theory and the some missing elements in the two nation theory. तो जो मेन उनके जो कंट्रीब्यूशन है टू नेशन थ्योरी के अंदर, इट कैन बी सीन ड्यूरिंग द लाहौर रेजोल्यूशन, जिसके अंदर जो मिसिंग एलिमेंट था वो उन्होंने पूरा कर दिया कि मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आर द कंप्लीटली नेशन इन एवरी डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दे हैव अ डिफरेंट world view and the different social system and the different value system and the custom, literature, civilization and the history from the other nation of the subcontinent. There will be a conflict in the subcontinent. Two nations will not divide into the two independent country. तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका पूरे का पूरा टू नेशन थ्योरी को जो मिसिंग एलिमेंट्स है उसे कंप्लीट किया कि मुसलमान कैसे जो है एक नेशन है और इनको इनका जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है वो मिलना चाहिए। और ये लाहौर रेजोल्यूशन ही है जिसके अंदर वो बात करते हैं कि Muslim need a some state or states. Some people argues that some theories explain that कि word states was used in the Lahore resolution कि रियासतें होंगी मुसलमानों की यहाँ पे, ठीक है। तो ये ठीक है, रियासतें हो या रियासत हो, अगर दो स्टेट्स बन गई हैं पाकिस्तान एंड बांग्लादेश तब भी ठीक है। अगर कोई और स्टेट भी बन सकती है सब कॉन्टिनेंट मुसलमानों की, कुछ और स्टेट भी किसी और ग्रुप की भी हो सकती है। जिस तरह सर जिन्ना एडवाइज एंड सजेस्ट टू द मास्टर तारा सिंह, सिख लीडर, ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट 3 जून का जब प्लान आ गया था उस टाइम में मास्टर तारा सिंह को उन्होंने एडवाइस किया था, टुडे यू हैव अ टाइम टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, यू कैन गेट अ पीस ऑफ लैंड फॉर योर ओन कम्युनिटी। तो ये वक्त है जिसमें तुम सिखों के लिए एक अलहदा पीस ऑफ लैंड ले सकती हो, इसके बाद टाइम नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं कि मैं आई बेटर नो अबाउट द यू कैन से द कांग्रेस मेंटेलिटी, और ये आगे चल के बड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी फॉर योर ओन जो है कम्युनिटी, जो सिख कम्युनिटी है उसके लिए। तो उसका खमियाजा आज सिख भुगत भी रहे हैं। अगर उस टाइम में ये पीस ऑफ लैंड ले लेते हैं तो डेफिनेटली ये जो उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट था और ये बनता था उनका, तो आज वो भी इंडिपेंडेंटली इसी रीजन के अंदर एक खुद मुख्तार कंट्री की तरह से अपने कल्चर को, अपनी जो है जो भी उनके रिलीजन है उसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आप उनका बड़ा सारा कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया विद द दिल्ली गवर्नमेंट और बड़े सारे मसाइल के अंदर ये चले गए हैं।
तो जिना वाज अ charismatic and a practical leader. तो जिना की बहुत ज्यादा एफर्ट्स रही इनिशियली like other people of the subcontinent जो थे, जिना was a believer of the Indian nationalism. तो but on the later stages अगर आप देखें कि जिना entering the politics in 1906 when he became a part of the Indian National Congress. और यही वो टाइम है, in the same time period All India Muslim League was created on the fabric of the subcontinent. इसी टाइम में जिना कांग्रेस का पार्ट बनती हैं, उसके मेंबर बन जाती हैं, और इसी टाइम में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हो रही होती है. बट कायदे आजम मोहम्मद अली जिना एंटर एंड बिकम द पार्ट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913. इनको 7-8 साल लगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर आते जाते. Initially he was away from, you can say, show the distance from the All India Muslim League. इन्होंने भी यही समझा कि ये एक छोटा सा क्लब है, छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल है जो मुसलमानों का, ये कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं बन सकता. But on the later stages he realized that they are the representative of the Muslim community of the subcontinent. तो कांग्रेस के अंदर भी some Muslim were part of the, you can say, Congress. So but they were not showing the some appropriate representation of the Muslim community. तो जो उनकी grievances थी वो solve नहीं हो रही थी. Initially Jinnah was basically a facilitator of the Hindu Muslim unity in the subcontinent. उन्होंने इसको facilitate भी किया, और उस facilitation को we can see in the form of Lucknow Pact 1916 के अंदर एक pact sign हुआ between the Congress and the All India Muslim League, जिसके अंदर कांग्रेस admit that के All India Muslim League is a existing reality and political power, and you can say the custodian and the representative of the interest of the Muslim of the subcontinent. तो ये उन्होंने उसको एक पावर के तौर पे, सियासी कुव्वत के तौर पे, सियासी फोर्स के तौर पे भी माना. On the other hand, the Congress admit that in the Lucknow Pact के the separate electorate demand जो मुसलमानों की थी, कि मुसलमानों की एक डिमांड थी कि मुसलमानों को उनकी अक्सरियत या उनकी जो भी उनका तनासुब है आबादी का, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, they wanted a representative in the assemblies, the legislative assemblies and the provincial assemblies also. और जॉब के अंदर भी उनको कोटा दिया जाए उनकी आबादी के तनासुब के लिहाज से. और these demands were admitted by the British government 1909, but Congress was in the denial position. But in the 1916 के अंदर कांग्रेस ने भी इस बात को माना. But this unity was not basically going to on the long time, ठीक है, and it shed away for the short time. और जब नेहरू रिपोर्ट पब्लिश होती है 1927 के अंदर, उसके अंदर कांग्रेस ने फिर वही रट लगा दी कि नहीं, यहाँ पे किसी को भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है ये डिमांड ये गलत है, और सब इक्वल हैं, और सबको जो है ना इक्वालिटी की बेस पे सोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और किसी को रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके की बातें होनी शुरू हुई. आफ्टर दैट Jinnah replied to the Nehru report in the form of 14 point. जो टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, जो टर्निंग पॉइंट था जो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, और फ्रीडम मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द 1935 के बाद स्टार्ट होती है जाके, when Muslim of the India and All India Muslim League realized that we cannot live under the, and we cannot coexist with the Congress and in the subcontinent, because when Congress made a ministries in the, you can say, 1937 इलेक्शंस के बाद जब इन्होंने मिनिस्ट्रीज बना ली थी, तो उस मिनिस्ट्रीज के थ्रू इन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिससे जो लोकल इंडियन मुस्लिम थे वो तंग होना शुरू हो गए. तो देन दे रियलाइज दैट के दे वांटेड इंडिपेंडेंस, दे नीड इंडिपेंडेंस एंड separate homeland for saving their economic and the political and the social interest. So it was a comprehensive and a brief story of the ideology of Pakistan, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि आइडियोलॉजी अमर्ज कैसे होती है और किन लोगों ने इस आइडियोलॉजी को क्रिएट करने में अपना रोल प्ले किया. जी, एनी क्वेश्चन? जी जी, हेलो. Any question? If you have some question, I am ready to answer your question. I will respond you. You can put your questions regarding the
two nation theory, regarding the ideology of Pakistan, regarding the people who contributed in the development of two nation theory? सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, आपने कहा कि दारा सिंह कायद आज़म ने कहा था कि आज टाइम है, लेकिन सर वो जो 3 जून का फैसला तो उसमें तो होता कि या तो हिंदुस्तान के साथ हो गया पाकिस्तान के साथ, खुद मुख्तारी का सर वो था जो कश्मीर को भी नहीं मिला, तो सर मेरे ख्याल में खुद मुख्तारी की वो ऑप्शन तो नहीं थी। उसके लिए उन्होंने जो है वो एफर्ट नहीं की, ठीक है। जब इस किस्म की रेजिस्टेंस सामने नहीं आई ना, तो फिर जो बाद में डिसाइड हुआ कि या आप ज्वाइन कर लें पाकिस्तान को या आप ज्वाइन कर लें इंडिया को। केपी के अंदर भी यही इस किस्म के इशू थे। रेफरेंडम भी यहाँ पे हुआ, जो रेफरेंडम आज तक कंट्रोवर्शियल भी है। तो क्या आप पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहेंगे कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहेंगे? तो खुद मुख्तारी वाला जो है वो इशू इनके साथ नहीं था। और कश्मीर का जो इशू है स्टिल ये अनरिजॉल्व है। उसमें जो प्रॉब्लम आई थी, ये मसला हमने वैसे भी थोड़ा सा बिगाड़ दिया कश्मीर का। इवन के सम इंडियन लीडर्स, सरदार पटेल वाज विलिंग टू एलोकेट द कश्मीर टू द पाकिस्तान, बट कुछ यहाँ से भी जो हमारे लीडर्स थे इनिशियली ये भी रिलेक्टेंट रहे हैं कि कश्मीर लिया जाए या ना लिया जाए। On the other hand, Nehru was not willing to allocate Kashmir, not willing to give the Kashmir to the Pakistan, क्योंकि नेहरू की जो है ना वो आप कह लें कि जाए पैदाइश बर्थ प्लेस जो है वो कश्मीर है उसका। जो नेहरू बेसिकली वाज कश्मीरी, तो वो उसका अपना एरिया था। तो दैट्स वाई कश्मीर का इशू जो है वो कॉन्फ्लिक्टेड रह गया। तो अदरवाइज इंडिपेंडेंस जो है वो इसी बेस पे मिलनी थी ना, एक सेपरेट नेशन के तौर पे। इफ यू आर मुस्लिम यू कैन जॉइन अ पाकिस्तान, ठीक है। और अगर आप ये जो सिख थे अगर ये सेल्फ डिटर्मिनेशन पे आते कि वी आर एन अदर नेशन, ठीक है, वी आर सेपरेट नेशन, और यहाँ पे हमारी इतनी बड़ी तादाद है और हम इतने ज्यादा लोग हैं, और वी वांटेड अ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वी वांटेड अ कंट्री ऑन द बेस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और ये हमारा राइट बनता है। तो उसके लिए उन्होंने एफर्ट की नहीं है। तो डेफिनेटली दे वांटेड टू जॉइन इंडिया, दे वुड लाइक टू जॉइन इंडिया। तो उन्होंने जो है इंडिया को ज्वाइन करना ज्यादा मुनासिब समझा। तो अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन पे भी चले जाते तो इनको राइट मिल जाना था। अगर केपी या कश्मीर की बात करें तो डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम आर लिविंग इन कश्मीर एंड इन केपी। तो वहां पे तो इस किस्म का क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो लहदा से तो नेशन नहीं है। जी हेलो जी सर। जी जी आप कुछ अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। चलें चलें ठीक है, ओके ओके। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चंस तो कुछ और हम डिस्कस कर रहे हैं अभी? नो सर, आज के लिए काफी है। सर आज के लिए यही का। ओके ओके। तो अभी आप क्या करोगे? व्हाट डू यू think about the textbook of the Pakistan studies, from where you get the textbook of the Pakistan studies? तो ये आप ऐसा करेंगे, या आप इसे मार्केट से ले रहे हैं, ठीक है, या अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है इट इज गुड फॉर यू। तो किसी न किसी फॉर्म में इसको लेके आप चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करें ताकि ये जो है प्रॉब्लम्स हल हो। जी जी सर वो जो फर्स्ट वाली बुक है पाकिस्तान स्टडीज की वही लेनी है ना? आपने बहुत सारी बुक्स के नेम शेयर किए थे। काफी ज्यादा बुक्स के नाम शेयर हैं, उसमें 3-4 बुक्स के नाम शेयर हैं, बेसिकली 4 या 5, ठीक है। तो आप ट्राई करें कि अकराम रब्बानी की बुक ले लें। ट्राई करें आप अकराम रब्बानी की बुक जो है ना, ट्राई टू गेट अ बुक ऑफ अकराम रब्बानी, या रजा काज़मी की भी अच्छी है, ये दोनों बुक्स अच्छी हैं। तो अकराम रब्बानी की जो बुक है ये काफी ज्यादा कवर करती है आपका सिलेबस। अगर ना मिले तो कोई और बुक भी आप ले सकते हैं। ओके सर। जी चलें, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो फिर वी हैव टू फिनिश दिस मीटिंग। तो हम आज के लिए आज इतना काफी है, इट इज सफिशिएंट।